अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है गैशियस एक्सचेंज इन मैन। लास्ट आपको याद होगा हम लोगों ने गैशियस एक्सचेंज इन मैन ही स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हम लोगों ने देखे थे कि किस किस तरह से वो दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज मैन के अंदर हो रहा होता है। एक मैंने बताया एयर पैसेज वे और दूसरा मैंने कहा कि लंग्स। हमने ये डिस्कस किया था। अब आज हमने वो सारा प्रोसेस, वो सारा स्ट्रक्चर देखना है जिसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज ह्यूमन बींग्स के अंदर हो रहा होता है। और मैंने गैसेस एक्सचेंज का क्या बताया कि गैसेस का आप कह लें कि ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक या फिर एक्सहेल। गैसेस एक्सचेंज मेरे पास क्या था, ऑक्सीजन का इनटेक और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक या फिर एक्सहेल। अब हम इसका ब्रीदिंग मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, वेंटिलेशन का मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इधर हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जब आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो ये आपके लिए इजी होगा टू अंडरस्टैंड करना कि ब्रीदिंग का प्रोसेस नॉर्मली हो कैसे रहा होता है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और ये नाम जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक लेबल डायग्राम बना के मेंशन किए हैं, ये आप लोगों के लिए न्यू नहीं है। आप लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कुछ एयर पैसेज हुए हैं जिसमें नोज था, नॉस्ट्रल्स था, ओरल कैविटी था, फेरिंक्स, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, कार्टिलेज, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर लंग्स थे। लंग्स में हमने देखा प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड, डायफ्राम, उसके अलावा एल्वियोलाई, एल्वियोलाई डक्ट, एयर सैक्स, ये सब चीजें थी। अब हमने इसको डायग्रामेटिकली जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम किस चीज से, स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एयर पैसेज वे की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एयर पैसेज वेज की। कि कौन कौन से एयर पैसेज वेज हैं जिनके थ्रू ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज मैन के अंदर हो रहा होता है। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास नोज है। नोज के बाद हमारे पास आप कहते हैं ओरल कैविटी, फिर फेरिंक्स, एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, कार्टिलेज, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल। स्टेप वाइज अब इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अगर आपको इस डायग्राम में जैसे कि नजर आ रहा है नोज, नोज को अगर देखें तो हमारे पास नॉस्ट्रल्स हैं। नॉस्ट्रल्स के अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं। अब क्या फंक्शन है नोज, फिर नॉस्ट्रल्स और फिर इनके अंदर हेयर का। और उसके बाद फिर मैंने जैसे यहाँ लिखा है सीलिया है, गॉबलेट सेल्स है, म्यूकस है, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है ना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो हम कहते हैं कि कोई भी एयर है वो एंटर होगी हमारी नोज के थ्रू, हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू। तो ये जो हमारे हेयर है नोज के अंदर, ये ट्रैप करेंगे डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे लंग्स के लिए सूटेबल नहीं है, उसको क्या करेंगे, ये फिल्टर करेंगे। बेसिकली हेयर का काम क्या है, फिल्ट्रेशन, ताकि कोई भी डस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऐसी चीज है उसकी फिल्ट्रेशन हो। नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास ये जो नोज है, ये देखिए मैंने यहाँ से अपर कैविटी या अपर एरिया नोज पैसेज का बनाया हुआ है जो लीड्स टूवर्ड्स द ब्रेन। तो ये जो एरिया है नेजल पैसेज का जो अपवर्ड जा रहा है, इसका क्या काम है कि इसने सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद हमारे ब्रेन को बताना है ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सी स्मेल किस चीज से, प्लीजेंट है या ओडोर है। फ्रेग्रेंस नॉर्मली कहते हैं खुशबू को जो प्लीजेंट होती है, ओडोर क्या है, जो स्मेल होती है जो अनप्लीजेंट होती है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास इसी तरह से नेजल पैसेज में सीलिया, सीलिया क्या होंगे, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल से बने हुए होंगे, मौजूद होंगे, जिनमें गॉबलेट सेल्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे, म्यूकस की सिक्रीशन कर रहे होंगे। आपको याद होगा मैंने रेस्पिरेटरी सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि उनका थिन होना जरूरी है, उसके बाद मॉइस्ट होना जरूरी है, सरफेस एरिया का लार्जर होना जरूरी है, रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का होना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो गॉबलेट सेल्स हैं उसके अंदर क्या होगा, म्यूकस। और म्यूकस क्या होगा, म्यूकस का बेसिकली क्या काम होता है, म्यूकस का काम है कि हमारी एयर को मॉइस्ट करना। अब देखें हेयर, सीलिया, गॉबलेट सेल, नोज, नॉस्ट्रिल, ये जो ये नोज वाला सारा एरिया है, इसने हमारी एयर को क्लीन भी कर दिया, इसने हमारी एयर को आप कह लें कि पॉल्यूटेंट फ्री भी कर दिया, इसने हमारी एयर को फिल्टर भी कर दिया और इसने हमारी एयर को मॉइस्ट भी कर दिया। और अब एयर रेडी है टू एंटर इनटू आवर बॉडी। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो नेजल कैविटी है, ये जो नोज का पार्ट है, ये कलेक्टिवली एक लार्जर डक्ट में ओपन हो रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स। और फिर ये फेरिंक्स डिवाइड होती है टू, आप कह लेंगे सेपरेट कैनाल्स में, टू सेपरेट स्ट्रक्चर्स में। वन इज द एसोफेगस एंड अदर वन इज द
ट्रैकिया। अब एसोफेगस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, और आप लोगों ने पढ़ा भी है प्रीवियस क्लास में कि जो एसोफेगस है वो हमारे पास क्या है, फूड पाइप है। वो हमारे पास क्या है, फूड पाइप है, जहां से हमारी फूड जो है वो क्या होती है, एंटर होती है, और फिर स्टमक और फिर इंटेस्टाइन्स और लिवर और ये सब क्या कर रहे होते हैं, डाइजेशन कर रहे होते हैं। अब हम कहते हैं कि अब हम डिस्कस करें रेस्पिरेशन। तो हमने एसोफेगस की बात नहीं करनी, फेरिंक्स जो ट्रैकिया में ओपन हो रही है, हमने उस एरिया की जो है वो बात करनी है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जैसे ही फेरिंक्स एंटर हो रही होती है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, जिसकी इनर कैविटी भी कार्टिलेजिनियस है। उसकी इनर कैविटी को हम ग्लॉटिस कह रहे होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे होते हैं, लैरिंक्स कह रहे होते हैं। दैट इज बेसिकली द वॉइस बॉक्स, जिससे साउंड क्या है, प्रोड्यूस होती है। अक्सर आपने देखा है कि मेल्स का जो ये वाला बोन होता है ये लार्जर होता है, क्यों, क्योंकि उनकी वॉइस हैवी हो रही होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो वो उनका ये आप कह लें कि ये लैरिंक्स जो वॉइस बॉक्स होता है ये वही बोन होती है जो क्या है, हम कहते हैं कि लार्जर हमें पेयर हो रही होती है। तो हम कहते हैं कि जो लैरिंक्स है बेसिकली वॉइस बॉक्स है, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है जैसे हमारे पास ड्रम को बीट करने के लिए उसकी स्टिक्स होती हैं, इसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर जो है वो होगी। और जैसे ही एयर एंटर होगी तो ये आपस में बीट करेंगे, और इनके बीट करने की वजह से साउंड जो है वो क्या हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इट इज द वॉइस बॉक्स। अच्छा, यहाँ मैंने एक और टर्म लिखी है सेरिंग्स। जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के अंदर क्या मौजूद होगा, सेरिंग्स मौजूद होगा, और इस सेरिंग्स की वजह से ही जो बर्ड्स होती हैं इतनी सुरीली होती हैं, यानी कि जो सिंगिंग कर रही हैं या वो वॉइसेस निकाल रही हैं, वो ये सेरिंग्स जो है उसमें रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपने याद रखना है कि मैमल्स में लैरिंग्स और बर्ड्स में क्या होगा, सेरिंग्स होगा। उसके बाद हम कहते हैं कि एपिग्लॉटिस का क्या काम है, ये आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि ये क्या करता है, ये फ्लिप करता रहता है। अगर हम खा रहे हैं तो ये हमारे ट्रैकिया को क्लोज करेगा, अगर हम रेस्पायर कर रहे हैं तो ये हमारे एसोफेगस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते हुए हमें बोलना नहीं चाहिए। क्यों, जब हम बोलते हैं तो हमारे ये जो एपिग्लॉटिस है ये कंफ्यूज हो जाता है कि क्या इसने एसोफेगस को क्लोज करना है या फिर क्या करना है, ट्रैकिया को क्लोज करना है। और इस कंफ्यूजन में बाजू का ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ड्रॉपलेट ऑफ फूड हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सीवियर इन्फेक्शन और इवन कि हमारी डेथ भी हो सकती है, जब तक कि वो पार्टिकल या ड्रॉप ऑफ फ्लूइड और वाटर अगेन हमारे माउथ में आके और हम उसको क्या करें, रिलीज आउट ना कर दें या वो एसोफेगस में एंटर ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रैकिया है ये सी शेप, इसकी ये स्ट्रक्चर होगी, यानी कि इसी तरह से सी शेप स्ट्रक्चर, यानी कि हाफ ही क्या होगा, ओपन। क्यों, ताकि अगर एयर का प्रेशर कम भी है, कम एयर भी एनवायरमेंट मौजूद है, तो वो इजीली क्या हो सके, इसके अंदर एंटर जो है वो हो सके, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो फर्दर प्रोसीड ऑन हो जाए। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास ये सी कार्टिलेज स्ट्रक्चर्स होती हैं, हाफ ओपन होगा, ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग ट्यूब, दैट इज बेसिकली द ट्रैकिया। अच्छा, लेंथ वेरी कर रही होती है हर बुक में, आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो भी आपको लेंथ लिखी हुई है उसको क्या करना है, राइट डाउन करना है। फिर हम कहते हैं ये जो हमारा ब्रोंकाई है, ये जो हमारा सॉरी ट्रैकिया है, ये फर्दर डिवाइडेड होता है टू आप कह लें कि डिफरेंट ब्रांचेस में, दैट आर द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइडेड होता है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में डिफरेंस किस चीज का होगा, ओनली द डायामीटर। हमारे पास ब्रोंकाई का डायामीटर लार्जर और ब्रोंक्यूल का डायामीटर क्या होगा, स्मॉलर होगा। और हमारे ये जो फिर ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, ये फर्दर एल्व्यूलर डक्ट के अंदर ओपन हो रहे होते हैं, और ये जो एल्व्यूलर डक्ट है ये फर्दर, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये मेरे पास ब्रोंक्यूल है, ये किस में ओपन हो रहा होगा, एल्व्यूलर डक्ट। ये भी क्या है, एल्व्यूलर डक्ट, और ये क्या बना रहे हैं, एयर सैक बना रहे हैं। इसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, एयर बैग्स होंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, दैट इज बेसिकली द एल्वियोलाई। ये हमारे पास क्या है, एल्वियोलाई। ये क्या है, हमारे पास एयर बैग है। ये हमारे पास क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। ये हमारे पास क्या है, एल्वियोलर डक्ट है। ये मैंने यहां भी सारी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके उसको लेबल किया हुआ है। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास 2 लंग्स होंगे, दैट आर स्पॉन्जी, ठीक है।
लंग्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक सर्टेन लिमिट तक एक्सपैंड कर सके, और इनके अराउंड एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन टू आप कह लेंगे डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और इस इनर मेम्ब्रेन आउटर और इनर के दरमियान में फ्लूइड मौजूद होता है जो ग्लाइडिंग ऑफ द मेम्ब्रेन को, फ्रिक्शन को, रेजिस्टेंस को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन का क्या काम है कि इसने एक सर्टेन लिमिट तक अलाउ करना है लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए। एक सर्टेन लिमिट तक हमारा लंग एक्सपैंड करेगा, उससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेगा, लिमिटाइज किया हुआ है इसने। लेकिन इसकी एक्सपेंशन जो क्वालिटी है वो क्या है, अच्छी है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो है वो प्रिवेंट रहते हैं। अगर एकदम से आप कह लेंगे एयर जो है वो हम ज्यादा क्या कर लें, इनहेल कर लेंगे, ज्यादा इनहेल करवा दी जाए तो ये टू सर्टेन लिमिट क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड जो है वो हो जाते हैं। नॉर्मली 6000 ml इसकी क्या होगी कैपेसिटी होगी, इतनी एयर ये अपने अंदर क्या कह लेंगे इनहेल कर सकते हैं। और नॉर्मली जो हम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे होते हैं वो एयर वो 500 ml के करीब होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होगी, डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डायाफ्राम कह रहे हैं। ये डायाफ्राम भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन के प्रोसेस में। ये हमारे पास था सारा गैशियस एक्सचेंज, ये हमारे पास थे एयर पैसेजवेज और लंग्स, ये हमारे पास था रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ देखें आप, मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है जिनको मैंने रिब्स का नाम दिया हुआ है। ये रिब्स बेसिकली हमारे थोरेसिक कैविटी में मौजूद होती हैं, जिन्होंने हमारे किसको कवर किया हुआ होता है। ये मैंने सिर्फ यहाँ ट्रैकिया के अराउंड वो कर दिया। नॉर्मली ये हमारे पूरे लंग्स को इन्होंने क्या किया हुआ होता है, कवर किया होता है। ये ट्रैकिया तो हमारा ये सब आ जाएगा ना जगह। आप सॉरी इसको आप इधर बेशक इसको वो करके आप ये जो हमारे रिब्स हैं इनको आप ड्रॉ कर लें जी। हमारा जो लंग सेक्शन है उस पे, यानी कि ये हमारे जो रिब्स हैं ये इस जगह पे क्या होंगे, मौजूद होंगे। ये हमारे रिब्स जो है इसको क्या किया हुआ होगा, यहाँ पे मौजूद होंगे। इसको मैंने मोर एलेबोरेटली ये एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लंग्स मेरे हार्ट के बोथ साइड पे क्या है, मौजूद हैं। ये मेरी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, और इसमें छोटे छोटे क्या है, वर्टिब्रा है। अब यहां से मेरी रिब राइज हो रही है और मेरी ये जो आप कह लें कि स्टर्नम है, ये जो मिडल बोन है, ये जो चेस्ट बोन है, इसके अंदर आके क्या हो रही है, आप कह लें कि मर्ज हो रही है। पीछे से राइज हुई वर्टिब्रा से, और कहाँ मर्ज हो रही है, स्टर्नम में। और स्टर्नम में वो किसके साथ कनेक्टेड होगी, कार्टिलेज के साथ। ये मैंने वर्टिब्रा ड्रॉ की, ये मेरी रिब, ये मेरी स्टर्नम, और कार्टिलेज के थ्रू ये यहाँ पे क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। और ये इन रिब्स के दरमियान में हमारे लंग्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। हमारे लंग्स जो हैं वो क्या हुए होते हैं, हम कह लें कि इनको किसी भी इंजरी से या किसी भी ऐसे हार्मफुल फिजिकल आप कह लो कि इंजरी से क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। क्योंकि मैंने आपसे पहले बात की, ये स्पॉन्जी होते हैं, बैलून लाइक होते हैं। जैसे बैलून के अंदर एयर नहीं होगी तो बिल्कुल आप कह लें कि इन्फ्लेटेंट से होंगे, लेकिन जैसे ही उनके अंदर एयर फिल होगी तो वो क्या होते जाएंगे, अपना साइज जो है वो लार्जर करते जाएंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे पास जब दो रिब्स मौजूद होंगी तो इन दो रिब्स के दरमियान स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स मौजूद होंगे। ये जो स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स मौजूद हैं बिटवीन द रिब्स, इनको हम क्या कहेंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स कहेंगे। और हमारे पास जहां भी इंटरकॉस्टल का वर्ड यूज होगा, इससे क्या मुराद है कि हम रिब्स की बात कर रहे हैं। कहीं भी टर्म पल्मोनरी यूज होगा, इसका मतलब है हम लंग्स की बात कर रहे हैं। कहीं भी टर्म मायो यूज होगा, इसका मतलब है हम मसल्स की बात कर रहे हैं। कहीं भी टर्म साइटो यूज होगा, इसका मतलब है कि हम सेल की बात कर रहे होंगे। ये हमारे पास सारा स्ट्रक्चर है रेस्पिरेशन का। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताया है कि किस तरह से एल्वियोलाई जो है उसके ऊपर ये देखें नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है। होता बेसिकली क्या है कि ये हमारा एल्वियोलाई है, हमने एयर इनहेल की, ऑक्सीजन इनहेल की। अब ये हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, इसके अंदर आरबीसी है। आपने याद रखना है कि कैपिलरी का डायमीटर इतना थिन होता है और इतना स्मॉलर होता है कि हमारे पास एक वक्त में सिर्फ एक आरबीसी जो है वो क्या कर रहा होगा, पास ऑन हो रहा होगा।
तो कहते हैं कि एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जा रही होगी आरबीसी, ये हमारे पास कैपिलरी में, और कैपिलरी से जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ रही होगी इनटू द एल्वियोलाई लेयर या फिर एल्वियोलाई में, और हमने जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी ली है वो भी इसी तरह से क्या हो रही होगी, एक्सचेंज जो है वो हो रही होगी। और फिर कम्यूटेटिवली हमारे जो ये ऑक्सीजन हमारे आरबीसी को दे रहे हैं और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले रहे हैं। अब फिर इन आरबीसीज ने फर्दर हमारी बॉडी में जाना है और जाके ऑक्सीजन को क्या करना है, पूरी बॉडी में स्प्रेड कर देना है। ये सारा जो प्रोसेस है कि हमारी रेस्पिरेशन किस तरह से हो रही होती है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने देखी है स्ट्रक्चर ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।